नमस्कार, बीएससी मैथ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम या परिवहन समस्याएं शुरू करेंगे, जो कि इस बुक के पार्ट सेकंड का चैप्टर सेकंड है। कल इसकी वीडियो नहीं आई थी क्योंकि ये जो चैप्टर है, मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है जितने भी चैप्टर पर, उसमें सबसे ज़्यादा जो है मुझे रिसर्च जितना भी पढ़ना है वो इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा पढ़ना पड़ा। मैंने अपने टीचर से बात की, अपने फ्रेंड्स से बात की और यूट्यूब से देखकर जो है इसको आज मैं आपको करवा रहा हूँ, क्योंकि कल मैंने बहुत कोशिश की, उसके बावजूद भी जो चीज़ें हैं वो समझ से बाहर थी। क्योंकि कुछ चीज़ें जैसे सिलेक्शन होता है, जो आपको मैं आगे बताऊँगा, वो जो है मैं निर्धारित नहीं कर पा रहा था और अधूरी जानकारी और गलत जानकारी आपके लिए हानिकारक हो सकती थी, इसलिए कल वीडियो नहीं आई। और उसके अलावा इस चैप्टर का एक अल्टरनेटिव अगर आपको मुझसे समझ में नहीं आता है तो इसका भी एक सॉल्यूशन है, जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। ओके, तो शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स। इसमें कुछ डेफिनेशंस है, इसका गणितीय रूप है, तो वो हम सभी जो चीज़ें हैं वो मेरे नोट्स से ही देखेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा चैप्टर सेकंड, परिवहन समस्या या ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। पहली डेफिनेशन है परिवहन समस्या, विभिन्न एम स्थानों से जिन्हें फैक्ट्री कहते हैं के द्वारा उत्पाद A1 A2 A3 AM होता है। इस उत्पाद को n स्थानों पर या मार्केट में, जो कि क्रमशः B1 से Bn तक है, पर पहुंचाने का खर्चा कम करने की विधि परिवहन समस्या कहलाती है। नियतन समस्या में हमने जाना था कि जैसे कि कोई भी सेलर है वो इस रास्ते से घूम के जाएगा, जैसे हमने किया था उसकी चैप्टर सेकंड की वीडियो में। उसी प्रकार ये है केस फर्स्ट, अगर डिमांड ज़्यादा है तो सप्लाई के लिए हम कॉलम ऐड करेंगे, और अगर सप्लाई ज़्यादा है तो डिमांड के लिए हम जो है रो ऐड करेंगे। और इनका यूज़ कब होगा? इनका यूज़ तब होगा जब जैसे जो टेबल बनती है ना, उसके साइड में एक साइड यहाँ पे डिमांड लिखी होती है और एक साइड सप्लाई लिखी होती है। दोनों का इक्वल होना ज़रूरी है। मतलब अगर ये 100 है तो ये वाला भी 100 होना चाहिए। अगर वो गड़बड़ा जाता है तो उसके लिए हमें या तो रो ऐड करनी पड़ती है या कॉलम ऐड करनी पड़ती है, जिसे हम डमी रो या डमी कॉलम बोलते हैं। ठीक है, और अगर इसका गणितीय रूप पूछ लिया जाए तो ये इसका गणितीय रूप है मिनिमम z इज इक्वल टू ये i j m और n तक है, और ये c i j और x i j है। और एक डेफिनेशन जो कि 2017 और 19 में आई हुई है, परिवहन समस्या व नियतन समस्या में अंतर। तो आप ये डेफिनेशन पढ़ जरूर लीजिएगा, क्योंकि डेफिनेशन जो है 1-1.5 नंबर में आ जाती है। डेफिनेशन को जरूर पढ़ के जाइए। ठीक है, अब इसके लिए प्रतिबंध क्या है? ये जो है उत्पाद और मांग। मान लो अगर आपके पास जैसे एक कंपनी है, 10 प्रोडक्ट बनाती है और ये मार्केट है, इसमें 11 की ज़रूरत है, तो जो हमारा डिमांड है वो अधिक है जबकि जो हमारा उत्पादन है वो कम है, जिससे सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो इनको इक्वल करने के लिए, मतलब डिमांड भी 10 होनी चाहिए और सप्लाई भी 10, इनको इक्वल करने के लिए तो जो है इन समस्या का मतलब ये जो कॉन्सेप्ट हैं ये दिए गए हैं। अब ये टेबल मैंने आपको अभी थोड़ा समझाया था, ये जो ए और बी है वो दोनों इक्वल होने चाहिए। और यहाँ पे जो है ये फैक्ट्रीज है और ये जो है डिमांड, यहाँ पे सप्लाई आती है और ये डिमांड आती है, जो कि इस फॉर्म में होगी, और इन दोनों का इक्वल होना ज़रूरी है, तभी जाके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। इस टेबल को, मतलब इस परिवहन समस्या को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड है। एक तो नॉर्थ वेस्ट मेथड, और एक लो कॉस्ट मेथड, और तीसरी वोगल मेथड। तो इन सब में जो सटीक, जो एग्जैक्ट आंसर देती है वो वोगल मेथड देती है। नॉर्थ वेस्ट और जो दूसरी लो कॉस्ट है उनमें थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, हम सभी के बारे में जानेंगे। लेकिन यहाँ पे जितने भी हम सवाल करेंगे हम वोगल से ही करेंगे, लेकिन मैं आपको लो कॉस्ट और नॉर्थ वेस्ट वो भी ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि कभी कभार उस पर भी सवाल आ जाता है। इनिशियल IBFS अगर आपको बोले तो उसका मतलब है इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। उत्तर पश्चिम कोने का नियम, ये देखिए, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, लो कॉस्ट एंट्री मेथड, न्यूनतम लागत प्रविष्ट विधि, और वोगल मेथड। ठीक है, अब आपको इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। सबसे पहले प्रत्येक पंक्ति और प्रत्येक स्तंभ की पेनल्टी ज्ञात कीजिए, ये वोगल मेथड के लिए है। ओके, वो मैं आपको बता दूंगा, एक बार आप जान लीजिए। इसके लिए प्रत्येक रो में 2 न्यूनतम अवयव का अंतर लिखा जाता है। इसी प्रकार प्रत्येक कॉलम की पेनल्टी ज्ञात की जाती है। जिस रो या कॉलम की पेनल्टी सबसे ज़्यादा है उसमें प्रवेश करना है, तथा जिस अवयव की लागत न्यूनतम है उसकी डिमांड या सप्लाई कंप्लीट करके जहां शून्य बने उस रो या कॉलम को खत्म कर देंगे या कैंसिल कर देंगे। अब पुनः रो और कॉलम की नई पेनल्टी निकालते हैं तथा इसके उपरांत वही कार्य पुनः दोहराते हैं जब तक कि सारी सप्लाई या डिमांड शून्य न हो। ये सारी चीज़ें मैं आपको क्वेश्चन करवाते वक्त अच्छे से समझा दूंगा। और अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या हमारा 2 दिन में चैप्टर कंप्लीट होगा या नहीं होगा।
इसके लिए मैंने सॉल्यूशन ढूंढा है। मैंने एक अलग चैनल जो है यूट्यूब पे सर्च किया है, मुझे उसका अच्छे से समझ में आ गया है। तो वो आपको वहाँ जाके अगर आप और वोगल मेथड के सवाल या नॉर्थ वेस्ट लो कोस्ट के अगर क्वेश्चंस देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। नोट्स जो है वो मैं इस वीडियो के साथ ही अटैच कर दूंगा। ओके, वैसे मैंने उनकी वीडियो पहले से शूट करके रखी है। आरंभिक सुसंगत हल या इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन। जब परिवहन समस्या में दिए गए नॉन नेगेटिव चरों के मान प्रतिबंधों को संतुष्ट करें तो उन्हें आईएफएस कहते हैं। मतलब जो हमारा एक्स आई जे है, डिमांड और सप्लाई जो है उनको संतुष्ट करे तो जो हमारा सॉल्यूशन होगा उसे हम आईएफएस कहते हैं। दूसरा है बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आधारित सुसंगत हल। जब परिवहन समस्याओं में भरी कोष्टिकाओं की संख्या m+n-1 के बराबर हो उसे आधारित सुसंगत हल कहते हैं। इसके बारे में मैं आपको जब वोगल मेथड करेंगे तब बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप इसे याद रख लीजिए। इष्टतम हल या ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ऐसा हल जिसे आगे परिवर्तित नहीं किया जा सकता, इष्टतम हल कहलाता है। अनअपभ्रष्ट आधारित सुसंगत हल, नॉन डीजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन या नॉन डीजेनरेट बीएफएस। जब परिवहन समस्याओं में भरी कोष्टिकाओं की संख्या m+n-1 के बराबर हो तो इसे NDBFS कहलाता है। अब आप बोल रहे होंगे ये दोनों तो सेम ही है, इनमें अंतर क्या है? इसका अंतर यह है कि इसका नियतन जो है वो स्वतंत्र होना चाहिए या जो लूप है वो बनना चाहिए। ठीक है, ये भी मैं आपको उस टाइम समझा दूंगा। अब अपभ्रष्ट आधारित सुसंगत हल, जब परिवहन समस्याओं में भरी कोष्टिकाओं की संख्या m+n-1 के बराबर ना हो तो इसे डीजेनरेट बेसिकल फिजिबल सॉल्यूशन कहते हैं। मतलब जो कोष्टिकाएं होंगी वो जैसे यहाँ पे 7 थी और वो इक्वल आ रही है 6 के, तो तब वो डीजेनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। तो हमारा जो डेफिनेशन वाला पार्ट था वो उतना ही था। अब हम सवालों पे आते हैं। ये है नंबर 1 प्रकार के उदाहरणों में एग्जाम्पल नंबर 1, जो कि राजस्थान MBA 96 में आया था और IAS 98 में आया हुआ है। शुरू करते हैं हम इसे हम सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट मेथड से शुरू करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लो कॉस्ट एंट्री मेथड से भी इसी एग्जाम्पल को करेंगे और उसके बाद हम वोगल मेथड से करेंगे। मतलब तीनों मेथड से मैं आपको एक एग्जांपल करवाऊंगा और फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो पहला है NW मेथड। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप दूसरे कोई कलर का पेन या इस टाइप से जो है एक हाइलाइटर जिसे बोलते हैं वो रख लीजिए ताकि आसानी हो। पेंसिल रखना चाहें तो आप पेंसिल भी रख सकते हैं। ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 1, जिसमें हमें O1 O2 O3 और यहाँ है D1 D2 D3 और D4, इस प्रकार की टेबल है। यहाँ पे डिमांड आती है और यहाँ पे सप्लाई। ठीक है, और इनके सामने हमें कुछ वैल्यूज दी होती हैं, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है सप्लाई 30 50 और 20, और ये जो है 20 40 और 30 और 10। मैंने आपको बता दिया था कि जो डिमांड के अवयव है वो कौन से हैं और जो सप्लाई के अवयव है वो कौन से हैं। AI और BJ के फॉर्म में जो हमने यहाँ पे लिखे हुए थे जब हमने जो मेन पेज था वहाँ पे टेबल बनाई हुई थी, तब आपने देख लिया होगा, आशा करता हूँ। 3 2 1 2 5 4 1 9। अब यहाँ पे क्या है, मैंने आपको डमी रो और डमी कॉलम के बारे में बताया था। ये अगर डिमांड ज़्यादा हो या सप्लाई ज़्यादा हो तो डमी रो या डमी कॉलम ऐड करना होता है, और जो चीज़ ज़्यादा हो उस टाइम क्या ऐड करना होता है वो मैंने उसके सामने लिख दिया था। जैसे कि अगर सप्लाई ज़्यादा हो और डिमांड कम हो तो हमें रो ऐड करनी है या कॉलम ऐड करना है, वो मैंने वहाँ पे फर्स्ट पेज पे ही लिखा हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो इनका अगर आप एडिशन करेंगे यहाँ से भी यहाँ से भी, तो यहाँ भी 100 और इसका योग भी 100 और इसका योग भी 100, वैसे यहाँ पे इसने दे रखा है। आगे जो है सवाल आएंगे उनमें ये दिया नहीं होगा। ठीक है, अब शुरू करते हैं इसे नॉर्थ वेस्ट मेथड से, न्यूनतम लागत प्रविष्ट विधि से। सबसे पहले शुरू करना होगा आपको 1 से। इसमें आपको शुरुआत यहीं से करनी होगी। 1 में आप देखिए डिमांड और सप्लाई, हम इसे मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, यहाँ पे 30 है और यहाँ पे 20 है, तो जो न्यूनतम है वो 20 है यहाँ पे। मतलब अगर हम 20 देंगे तो इधर 0 होगा और इधर 10 रहेगा, तो हम इसे पूरा का पूरा 20 दे देते हैं। जो हमारा कंप्लीट डिमांड है वो पूरी पूरी हमने 20 दे दी और यहाँ पे 0 रह गया। यहाँ पे हमें 0 0 बनाना होगा दोनों साइड में। ओके, और यहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए ताकि आपको पता चल सके भी हमने जो है आगे बांटने के बाद हमारे पास कितना शेष रह गया।
यहाँ से हमने इधर से भी हमने 20 दिया, लेकिन हमारे पास 10 जो है वो, चाहे वो प्रोडक्ट कह लीजिए चाहे वो कोई संख्या कह लीजिए, वो शेष रह गई है। अब क्या हुआ कि आगे अगर हम इस सवाल को हल करें ना तो ये हमारे लिए कन्फ्यूज़न पैदा कर सकता है। तो हमारा जो डिमांड वाली पहली कॉलम के लिए जो डिमांड है वो तो कंप्लीट हो चुकी है। तो आप इसे पेंसिल से भी इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं ताकि आपका ध्यान जो है इस पर ना जाए, या फिर इस तरह का हाइलाइटर जो है आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे तो हो गया कंप्लीट। अब इसके दूसरे एलिमेंट पे चलते हैं। अब यहाँ पे हम मैक्सिमम 10 दे सकते हैं और इधर 40 है, तो हम पूरा का पूरा 10 देकर और इस रो को ही ख़त्म कर देते हैं। तो हमारा जो है 10 हमने इसको पकड़ा दिया और यहाँ पे 30 रह गया। ठीक है, अब बाकी छोड़ दिया क्योंकि 1 और 4 के लिए हम अब जो चाहे वो प्रोडक्ट हो वो दे ही नहीं सकते, क्योंकि रो जो है 0 हो चुकी है। रो के लिए जो सप्लाई है वो 0 हो चुकी है। तो हम इस एलिमेंट से शुरू करेंगे। इस एलिमेंट में हम यहाँ पे मैक्सिमम 30 दे सकते हैं और जो सप्लाई है वो 50 है। तो हम डिमांड जो है वो पूरी की पूरी 30 इसको दे देते हैं। ऐसा करने से जो ये वाला कॉलम है वो हट जाएगा, या फिर इसका मतलब इसको हम हल नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको 30 दिया तो हम बता देते हैं 20 जो है पीछे शेष रह गया, घटाना है इसमें से। 50 में से 30 गया, 20 रह गया। अब इस एलिमेंट पे आते हैं। इस एलिमेंट पे यहाँ पे 30 है और यहाँ पे 20, तो हम इसे मैक्सिमम 20 ही दे पाएंगे। मैंने इसको 20 पूरा का पूरा दे दिया और ये यहाँ पे हमारे पास 10 रह गए, तो ये रो ख़त्म। अब यहाँ पे भी 10 है और ये यहाँ पे 20 है, तो 10 जो है मैं इस एलिमेंट को पकड़ा देता हूँ, इससे ये 0 और यहाँ पे हमारे पास 10 रह गए। और लास्ट में ये वाला 10, इधर भी 10 रह गए, इधर भी 10, तो हम इसको ये जो 10 है वो दे देते हैं। तो हमारा जो है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे भी 0 हो चुका है और यहाँ पे भी 0 हो चुका है। हमारी जितनी डिमांड थी वो सारी 0 हो चुकी है और हमारी जितनी सप्लाई थी वो भी 0 हो चुकी है। अब जो कॉस्ट आई है उसकी बात करते हैं। कॉस्ट के लिए हमें क्या करना होता है, जैसे ये 1 है, ये जो है इसकी लागत है, और ये मैं श्योर तो नहीं हूँ ये प्रोडक्ट है, लेकिन हो सकता है ये प्रोडक्ट। तो ये जो टेबल में हमें पहले दी थी ना 2 3 2 1 2 5, ये न्यूनतम चाहे लागत बोल लीजिए, न्यूनतम लागत को छोड़िए, लागत है। ठीक है, हमें इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो 20 क्रॉस 1, फिर प्लस 2 क्रॉस 10, प्लस 3 क्रॉस 30। हमने जो जिसको ये चीज़ें दी हैं उन्हीं का मल्टीप्लाई करना है, बाकी हमें छोड़ने हैं। प्लस इसमें 2 क्रॉस 20 यानी ये वाला, फिर 5 क्रॉस 10 और 9 क्रॉस 10, प्लस 9 मल्टीप्लाई 10 और प्लस 5 मल्टीप्लाई 10। मैंने आगे पीछे कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इसे हल करके देखेंगे तो ये लगभग 310 के आसपास आएगा। ये मैंने पहले से हल करके रखा हुआ है। ओके, तो ये हो गई हमारी नॉर्थ वेस्ट मेथड। अब इसे न्यूनतम लागत प्रविष्ट विधि या लो कॉस्ट एंट्री मेथड से शुरू करते हैं। सॉरी, लो कॉस्ट या लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, गलत हो सकती है मेरी डेफिनेशन। न्यूनतम लागत प्रविष्ट विधि, ये O1 O2 O3 और ये हमारी डिमांड D1 D2 D3 D4। कुछ चीज़ें गलत हो सकती हैं, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये चैप्टर बहुत सरल है, लेकिन इसमें जो है सबसे मेन समस्या ही कन्फ्यूज़न की है। हमारी डिमांड सेम वही चीज़ें लिखेंगे क्योंकि उसी पे आधारित है। तो मैं बना लेता हूँ टेबल 1 3 4 2 3 2 1 2 5। अगर आपको यहाँ पे समझ में ना आए तो मैंने एक यूट्यूब चैनल फाइंड किया है, तो उस पर आप जो है देख सकते हैं। और यूट्यूब चैनल पे पहुँचने के लिए मैं जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन है जहाँ पे कमेंट्स होते हैं वहाँ पे जो है उस वीडियो का या उस चैनल का जो है लिंक शेयर कर दूँगा, तो आप वहाँ पे जाकर भी जो है देख सकते हैं। वहाँ पर जो बताई गई चीज़ें हैं वो मैक्सिमम इंग्लिश में हैं, तो वैसे आप समझ जाएंगे क्योंकि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों चीज़ें बताता हूँ और इंग्लिश मीडियम वालों के वो ज़्यादा आसान रहेगा। ओके, अब हम इसे लो कॉस्ट एंट्री मेथड से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जो है पूरी टेबल में सबसे कम वैल्यू या जो न्यूनतम लागत है वो देखनी होगी। सबसे कम संख्या कितनी है, हमारे पास 1 है सबसे कम संख्या। ठीक है, तो 1 देख लेते हैं। 1 हमारे पास एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है।
इनमें से आपकी जो मर्जी हो आप उस वन को चूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जिससे आपकी पूरी पूरी मतलब जो कॉस्ट है वो कम रहे तो भी आप उसे चूज़ कीजिए। तो मैंने क्या किया, मैं इस वन को चूज़ कर रहा हूँ ताकि ये पूरा का पूरी कॉलम जो है वो जा सके। तो मैंने इस वन को चूज़ किया और इसको पूरी की पूरी जो डिमांड 10 है वो मैंने इसको दे दी और हमारी डिमांड 0 हो गई और इधर से सप्लाई हमारी 40 रह गई और ये पूरी की पूरी जो कॉलम है वो जा चुकी है। अब हमें दोबारा से पूरी टेबल को देखना है। दोबारा से पूरी टेबल में देखेंगे तो 1 और 1 हमारे पास दोबारा से आ गए। अब आपकी मर्ज़ी है, आप किसी को भी जो है डिमांड या सप्लाई देना चाहें तो दे सकते हैं। तो मैंने इस वन को 30 डिमांड और 30 ही सप्लाई दे दिया, तो दोनों ही जो हमारी डिमांड है और सप्लाई है वो 0-0 हो गई। इससे क्या हुआ, हमारी ये वाली कॉलम भी गई, रो भी गई और ये वाला कॉलम भी गया। अब हमारे पास 4 एलिमेंट्स रह गए हैं। अब हमें लो कॉस्ट के अनुसार सबसे न्यूनतम लागत, ये जो जितनी भी अंदर दे रखी है ना, जैसे ये वाली, ये न्यूनतम लागत है, ठीक है। तो हमारी न्यूनतम लागत 2 है। 2 को हम मैक्सिमम कितनी डिमांड या सप्लाई दे सकते हैं, डिमांड या सप्लाई में जो कम होती है हम उस कम, मान लो जो डिमांड यहाँ पे डिमांड 40 है और यहाँ पे सप्लाई 20 है, तो सप्लाई जो है वो कम है, तो जो कम है उसे हमें कंप्लीट का कंप्लीट उस, चाहे लागत कह लीजिए चाहे कोई भी अब बोल लीजिए, को देना होता है। तो मैं 20 कंप्लीट का कंप्लीट 2 को दे दिया हूँ, जिससे यहाँ पे ये 0 हो गया और यहाँ पे 20 रह गया। इससे हमारी ये जो रो है वो जा चुकी है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको 20 दिया तो यहाँ पे 20 रह गया है। अब हमारे पास 2 एलिमेंट रह गए, 3 और 3। इसमें आप किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। मैंने पहले इसको चूज़ कर लिया, मैंने इसको डिमांड 20 दे दी और सप्लाई यहाँ से 20 दे दी, तो यहाँ पे 20 रह गई। ऐसा करने पर हमारी ये वाला कॉलम भी जा चुका है। अब हमारे पास ये वाला रह गया, तो यहाँ पे 20 है और यहाँ पे भी 20 है, तो मैंने इसे 20 वापस से दे दिया है। ये भी 0 और ये भी 0। इस बात का खास ध्यान रखें कि हर मेथड में जो हमारी डिमांड और सप्लाई है ना, वो 0 होना ही चाहिए किसी भी सूरत में, अदरवाइज़ हमारा जो सवाल है वो गलत है, उसे दोबारा से करना पड़ेगा। अब इसमें बारी आती है इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन की, यानी जो हमने लागत या सप्लाई जिसको दी है वो एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो इसके अनुसार देखें तो वो एक्स आई जे, मैंने आपको एक्स आई जे के बारे में बताया था, जो कि बड़ा होता है 0 से। तो एक्स आई 1 है और जे D1 D2 D3। तो एक्स आई यानी 1 और जे 3, क्योंकि यहाँ पे पहले में 3 को ही मिला हुआ है, तो वो है 30। फिर है x2 1 20, फिर x2 2 वो भी 20, फिर है x2 4 वो है हमारे पास 10, और उसके बाद में x32 वो है हमारे पास 20, ठीक है। अब अगर आप इनका मल्टीप्लाई करके देखेंगे ना, मैं आपको बता ही देता हूँ मिनिमम कॉस्ट। तो 1 क्रॉस 30 प्लस 3 क्रॉस 20, 3 गुना 20, ये दोबारा भी आ गया है, प्लस 1 मल्टीप्लाई 10 और प्लस में 2 मल्टीप्लाई 20। अगर आप इनका योग करके देखेंगे तो ये लगभग 200 रुपये के करीब आएगा। तो दोनों एग्जाम्पल को हमने इसी एक एग्जाम्पल को हमने 2 मेथड से किया, और दोनों मेथड से हमारे पास जो मिनिमम कॉस्ट थी यहाँ पे 310 रुपये और यहाँ पे 200 रुपये। अब जो वोगल है ना, अगर हम उसे वोगल से करेंगे तो वो इससे भी जो कम कॉस्ट है वहाँ पे जो है हमें इसका जो है कॉस्ट देगी। पता है क्यों? क्योंकि वो उससे इन सभी से ज़्यादा जो है सटीक जानकारी देती है। सबसे पहले नंबर पर वोगल, उसके बाद लिस्ट कॉस्ट और उसके बाद नॉर्थ वेस्ट। मैंने आपको जो वोगल है उसके सभी नियम बता दिए हैं। वोगल को आगे हल करने के लिए जो है मोदी मेथड आती है, मॉडिफाइड आइडेंटिफिकेशन मेथड, शायद कुछ ऐसा ही है, वो मेथड है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक बार के लिए जो है हम इसका IBFS ज्ञात करेंगे वोगल से और मिनिमम कॉस्ट ज्ञात करेंगे वोगल से। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब हम इस उदाहरण को तीसरी मेथड या वोगल मेथड से शुरू करते हैं, जिसमें कि आपको सबसे पहले रो से शुरू करना होगा। रो के किसी 2 एलिमेंट का जो है मतलब न्यूनतम 2 एलिमेंट का अंतर निकालना है, जो कि पेनल्टी या शास्ति कहलाती है, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम। न्यूनतम 2 एलिमेंट, इसमें 1 और 1 है, तो दोनों को ले लेना है आपको। ये नहीं कि आपको एक चूज़ कर लिया फिर दूसरा 2 चूज़ कर लिया। न्यूनतम 2 एलिमेंट दोनों हैं, 2 2 हैं,
तो भी आपको वो दो चूज़ करने, जैसे कि यहाँ पे 1 और 1 दो एलिमेंट न्यूनतम एलिमेंट है, दोनों एक जैसे हैं, तो यहाँ पे पेनल्टी है वो 0 आएगी। दोनों न्यूनतम एलिमेंट 1 1 है। यहाँ पे न्यूनतम एलिमेंट 1 और 2 है, 1 2 फिर 3 3, यानी 1 और 2 न्यूनतम एलिमेंट है। ये पहला न्यूनतम एलिमेंट है और ये दूसरा, तो जो अधिक होगा, मान लिया जो दूसरा है वो अधिक है, उसमें से उसको माइनस करना है, 2 में से 1 को माइनस करना है, ना कि 1 में से 2 को। ओके, तो ये हमारा 1 आ गया। यहाँ पे 2 के बाद में 4 है, तो 4 में से 2 को माइनस करेंगे, तो 2 आ गया हमारा। अब कॉलम वाइज निकालेंगे। कॉलम वाइज हमारे पास 1 और 3 है, क्योंकि 4 तो 3 से बड़ा होता है, इसलिए 3 - 1 होगा, तो 2 आ गया। 2 में से 2 गया 0, 2 में से 1 गया 1, और 4 में से 1 गया, क्योंकि न्यूनतम एलिमेंट 4 और 1 ही हैं, तो 4 में से 1 गया 3 आ गया। अब चाहे रो वाइज हो चाहे कॉलम वाइज हो, जो पेनल्टी मतलब पेनल्टी में जो नंबर अधिक होगा, जैसे यहाँ पे 3 सबसे मैक्सिमाइज्ड नंबर है, तो हमें वहाँ से ही एंटर करना होगा। ठीक है, हम यहाँ से एंटर करेंगे और इस रो या मतलब यहाँ पे तो रो आया है, अगर हम यहाँ से एंटर करें तो रो, अगर यहाँ से एंटर करें तो कॉलम। जो न्यूनतम लागत होगी उसको न्यूनतम डिमांड या सप्लाई दे देंगे। यह न्यूनतम लागत 1 है और न्यूनतम जो डिमांड है वो 10 है, तो वो पूरी की पूरी डिमांड हमने इसको दे दी। यहाँ पे डिमांड 0 हो गई और यहाँ पे 40 रह गई, क्योंकि हमने कुछ माइनस कर दिया है सप्लाई को। तो ये पूरा का पूरा जो कॉलम है अब वो चला गया। ठीक है, अब पेनल्टी दोबारा से निकालेंगे, जैसा कि हमने गुणधर्मों में पढ़ लिया, प्रॉपर्टीज़ में पढ़ लिया है। सेम वही, 1 में से 1 0। अब यहाँ पे 3 और 2 है एलिमेंट, ठीक है ना, तो 3 में से 2 गया 1, 4 में से 2 गया 2, और यहाँ पे है सेम वही आएगी 2 0 और 1, क्योंकि कॉलम ये ख़त्म हुआ है, यहाँ पे जो है सेम ही रहेगा। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉलम या रो में से जाना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ से एंटर करेंगे तो मिनिमम एलिमेंट आपको 2 मिलेगा, और यहाँ से एंटर करेंगे तो आपको मिनिमम एलिमेंट 1 मिलेगा। तो मैं यहाँ से इसमें एंटर कर लेता हूँ। ये वैसे आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी चूज़ करें, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने इसको चूज़ किया और जो 20 है वो मैंने पूरी की पूरी इसको दे दी। यहाँ पे 30 था तो 30 में से 10 रह गया है, क्योंकि 20 यहाँ पे आ गया। अब हम इसे भी छोड़ देंगे ताकि हमारी जो है आगे बाधा न बने। ठीक है, अब दोबारा से पेनल्टी निकालते हैं। तीसरी बार पेनल्टी निकलेगी। 2 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गया 1, 5 में से 2 गया 3, और यहाँ पे सेम रहेगी, यानी 2 में से 2 0 और 2 में से 1 1। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब 3 मैक्सिमम है तो 3 से एंटर करेंगे और न्यूनतम लागत हमारे पास 2 है। अब देखेंगे डिमांड और सप्लाई में न्यूनतम कौन है, तो सप्लाई न्यूनतम 20 है, तो पूरी की पूरी सप्लाई हम इसको दे देंगे और यहाँ पे इसको 0 करेंगे और यहाँ से 40 में से 20 माइनस करेंगे और ये पूरी की पूरी ख़त्म। लाइन लगाना आवश्यक तो नहीं है, लेकिन फिर भी कन्फ्यूज़न पैदा ना हो इसलिए हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब दोबारा से पेनल्टी निकलेगी। 2 में से 1 1, 3 में से 2 1, और यहाँ पे 3 में से 2 1 और 2 में से 1 1। अब किसी से भी आप एंटर करना चाहें कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे एंटर करूँ तो न्यूनतम 1, यहाँ पे एंटर करूँ तो न्यूनतम 2 मिलेगा, यहाँ पे एंटर करूँ तो न्यूनतम 2 मिलेगा और यहाँ पे एंटर करूँ तो न्यूनतम 1 मिलेगा। तो मैं यहाँ से एंटर करूँगा और न्यूनतम 2 को चूज़ करूँगा। यहाँ से एंटर कर रहा हूँ कि इस 1 के साथ, तो यहाँ पे 10 जो है न्यूनतम डिमांड यहाँ पे पड़ी थी, सॉरी सप्लाई पड़ी थी, मैंने इसको दे दी और ये 0 कर दिया। यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप कौन से को चूज़ कर रहे हैं। मैंने इसको चूज़ कर लिया और यहाँ पे हमारे पास 20 था, उसमें से 10 को मैंने माइनस किया और ये जो है ख़त्म। अब हमारे पास सिर्फ ये 2 रह गए, तो 3 - 2 1, और कॉलम वाइज जो है वो पेनल्टी नहीं निकल पाएगी। तो यहाँ से एंटर करेंगे तो हमारे पास न्यूनतम 2 है, तो 2 को हम मैक्सिमाइज्ड जो है, सॉरी न्यूनतम जो चीज़ है, न्यूनतम हमारे पास 30 डिमांड है और 40 सप्लाई है, तो न्यूनतम जो है डिमांड है, तो हम डिमांड कंप्लीट की कंप्लीट इसको दे देंगे और यहाँ पे 0 लिखेंगे
और यहाँ पे हमारे पास 10 रह गया। तो इस प्रकार ये वाला भी ख़त्म। अब हमारे पास 3 है, यहाँ पे भी 10 और यहाँ पे भी 10, तो ये 10 मैंने इसको दे दिया है। ठीक है, मतलब जो डिमांड और सप्लाई 10 थी वो रह गई थी, वो मैंने इसको दे दी। तो इससे ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। सभी विधियों में आपको लास्ट में चेक करना है कि आपकी जो डिमांड या सप्लाई आपने जो दी है वो 0 होनी चाहिए लास्ट में, पूरा सॉल्व होने के बाद। पेनल्टी आप निकालना सीख गए होंगे, मैं आशा करता हूँ। ठीक है, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, जिसमें कि आपको बताना है कि कौन से एलिमेंट सेलेक्ट हुए। तो x11 के साथ हमने डिमांड या सप्लाई 20 दी, x12 को 10, x22 को 10, x23 को 30, x24 को 10 और x32 को 20। अब मिनिमम कॉस्ट निकालेंगे, तो हम उनका मल्टीप्लाई करके एडिशन करेंगे, यानी 1 का मल्टीप्लाई 20 के साथ, ऐड 2 का मल्टीप्लाई 10 के साथ, ऐड 3 का मल्टीप्लाई 10 के साथ, ऐड 2 का मल्टीप्लाई 30 के साथ, ऐड प्लस 1 का मल्टीप्लाई 10 के साथ, ऐड 20 का मल्टीप्लाई 2 के साथ ऐड कर दिया। अब इनका योग जो है टोटल 180 रुपये आएगा, जो कि इसकी मिनिमम कॉस्ट होगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको वोगल मेथड समझा दिया है। इसे आगे हल करने के लिए देखना पड़ेगा, जैसे आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करना है तो उसके लिए मोदी मेथड का यूज़ करना होता है, तो वो मैं आपको कल वाली वीडियो में समझाऊंगा। अभी जो है वीडियो के एंड में आपको इस चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे। वीडियो अगर ज़्यादा बड़ी हुई तो मैं इसकी स्पीड 1.1x पे जो है कर दूंगा, ताकि इससे इंटरनेट भी कम खर्च हो। ओके, और जो चैनल है उसकी वीडियो मैं आप क्लिप जो है मैं मेरी वीडियो में नहीं डाल सकता, क्योंकि यूट्यूब पे कॉपीराइट इशू रहता है, इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो है चैनल लिंक देने की पूरी कोशिश करूँगा। ये है हमारा चैप्टर 2, परिवहन समस्या या ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। बहुत दिनों के आपके कमेंट आ रहे थे, इसलिए मैं सोच रहा था जल्द से जल्द किसी प्रकार इनको शुरू करवाऊँ। परिवहन समस्या और नियंत्रण समस्या में अंतर 2017 और 19 में आ चुका है, तो चांसेस है कि वो 21 में भी आए, क्योंकि ये 2 साल के गैप से आया हुआ है। गणितीय रूप 17, 18 और 19 में लगातार आ चुका है, 20 में नहीं आया था, तो हो सकता है आ जाए। ठीक है, और इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन या IBFS मैंने ऊपर लिखा हुआ है, और ये कुछ नियम्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, कुछ परिभाषाएं। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 2019 में, और ये 2017 में आया हुआ है। और ये वोगल विधि है जो कि मैं आपको समझा दूंगा। ये एग्जाम्पल नंबर 3, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4 2016 और 18 में आया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 6, अपभ्रष्ट। क्वेश्चन नंबर, हमारी प्रश्नावली यहाँ से शुरू होती है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, 2016 में आया हुआ है। और वहाँ पे लिखा होता है कि आपको किस विधि से जो है इन्हें सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, इसमें मोदी विधि भी है, नरेंद्र मोदी नहीं, अलग से मोदी विधि है। नरेंद्र मोदी ने तो चलिए छोड़िए उस बात को। क्वेश्चन नंबर 7, 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पे कमेंट करते रहिए ताकि मैं आने वाले कुछ हफ्तों में आपको ये जो है करवा सकूं। उसके बाद जो है अगर मैंने एमएससी शुरू की तो मैं जो है एमएससी का सिलेबस आपको करवाऊंगा। अदरवाइज़ सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर का पहले तो मेरा मन था, लेकिन अब मैं नहीं करवा पाऊंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।